नाज़रीन, इस वक्त आप हमारे अहद की एक बहुत बड़ी स्टोरी देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर हंगामे फूट पड़े। पिछले चंद हफ्तों के अंदर 300 के करीब लोग मारे गए। एक दिन में 24 घंटे के साइकिल में 90 लोग मारे गए। ज़ाहिरन मामला हुकूमती जॉब के कोटे का था, लेकिन हसीना वाजिद साहिबा ने उसको एक कौमी मसले में कन्वर्ट किया और आज वो ख़ुद भाग कर हिंदुस्तान चली गई। एक ऐसी वज़ीर आज़म जिनका मानना ये है कि बांग्लादेश को बनाने वालों में से एक हैं। पहले उनके वालिद ने बांग्लादेश की बुनियाद रखी और उसके बाद उन्होंने मॉडर्न बांग्लादेश को बनाया। उनके दावे के मुताबिक उनको भागकर हेलीकॉप्टर में से लोगों के गुस्से से बचकर जाना पड़ा। अब फ़ौज के पास कमान है बांग्लादेश की। फ़ौज के सरबराह ने एक अपील जारी की है अपनी एक तकरीर के अंदर और कहा है मुजाहिरीन को कि वो तहम्मुल का मुजाहरा कह रहे हैं, और ये भी कहा है कि हमने तमाम अपोजिशन के लोगों से, सियासी जमातों से, सिविल सोसाइटी के मेंबरान से बात की है और हम बांग्लादेश को स्टेबल करेंगे। लेकिन जो आखिरी खबरें आ रही थी तो ढाका के अंदर और दूसरे शहरों में हंगामे अभी भी जारी हैं। इस हद तक के बाज़ एम्बेसीज़ और हाई कमीशंस के अंदर बांग्लादेश के अफसरान को छुप कर जान बचानी पड़ रही है। इसका हमने अहाता करना है। मेहमानों को तारुफ कराने से पहले हम आपको बता दें कि सिर्फ यही मामला नहीं है, लंदन के एक हिस्से में भी हंगामे फूट पड़े। ये मामला क्या हुआ, वहाँ पर एक अंदनाक वाक़या हुआ। एक शख्स ने 3 बच्चियों को चाकू के वार करके कत्ल किया और उसके बाद मसाजिद पर हमले हुए और बरतानिया के वज़ीर आज़म को इसके ऊपर एक सख्त बयान देना पड़ा। उस पर भी हम बात करेंगे। मुर्तज़ा अली शाह में ज्वाइन कर रहे होंगे और हम DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बात करेंगे कि उनको तमाम मौज़ूआत जिनका ताल्लुक सिविलियन गवर्नेंस से है उस पर बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। बिलाल अज़हर कियानी मुस्लिम लीग नून की तरफ से और सुमेरा खान हमें ज्वाइन करेंगी, हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी समा न्यूज़। पहले हिस्से पर वापस आते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं नासिर शफीक साहब, जो PhD स्कॉलर हैं ईस्ट पाकिस्तान और बड़े गहरी नज़र से इन मामलात को देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हमें ऑक्सफोर्ड से नाज़रीन प्रोफेसर अदील मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के, उनका भी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, अगर मैं आपसे क्विकली जान पाऊँ, आप साउथ एशिया को कवर करते हैं और पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझते हैं, तो जब हसीना साहिबा के भागने की खबर आई कि हेलीकॉप्टर में बैठ के हिंदुस्तान चली गई, तो आपने क्या समझा कि ये रीलैप्स है बांग्लादेश का अपने पुराने माजी की तरफ या कोई नई डेवलपमेंट? मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक नई डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछले 30-40 सालों में ख़ासतौर पर बांग्लादेश की क्रिएशन के बाद एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट डोमिनेट करता था एंटी इंडिया सेंटिमेंट को। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड पे मेरी जिन लोगों से भी बात हुई है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट डोमिनेट कर रहा है। इनफैक्ट कल जब आज सुबह पता चला कि हसीना वाजिद साहिबा जा रही हैं छोड़ के बांग्लादेश, तो लोगों का यही कहना था कि वो दिल्ली जाएंगी, वो मोस्ट प्रोबेबली हिंदुस्तान जाएंगी। तो बहुत मैसिव एंटी इंडिया सेंटिमेंट है इस वक्त ऑन द ग्राउंड। एंटी इंडिया सेंटिमेंट, इसकी क्या वजह? वी ऑलवेज, अगर मैं इसके साथ आपको जी लेट मी गेट अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम नासिर शफीक साहब, एंटी इंडिया सेंटिमेंट के ऊपर ही इसकी क्या वजह? तलत साहब, आज एक बंगाली दोस्त ने जब ये वाक़या हुआ 1:30 बजे मैडम हसीना वाजिद चली गई, तो उन्होंने कमेंट किया और एक बड़ा मुख्तसर कमेंट था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत है। उन्होंने ये कहा, अगरतला से अगरतला तक का सफ़र, लेकिन इसमें 57 ईयर्स लगे, ठीक, 1968 से लेकर 2024 तक। एंटी इंडिया का सेंटीमेंट जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और उसकी एक वजह है, और उसकी वजह मेरा ख़्याल है ख़ुद मैडम हसीना वाजिद की पॉलिसीज़ जो रही हैं पिछले 15 साल से, वो ये हैं। उन्होंने जितनी अपोजिशन थी तमाम को दबाया, स्पेशली जमात इस्लामी, उनको भी रिसेंटली बैन किया, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट, रॉ की इन्वॉल्वमेंट इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द बांग्लादेश इतनी ज़्यादा है कि मुझे एक दफ़ा एक बांग्लादेशी सहाफ़ी ने ख़ुद बताया, मैंने उन्हें कहा पाकिस्तान क्यों नहीं आते, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आपस में इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, आप क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा, अगर हम बांग्लादेश में पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो हमें बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पहले रॉ के ऑफिसर्स के इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। बांग्लादेश के अंदर? जी, बांग्लादेश के अंदर। ये मुझे वहाँ के एक सहाफ़ी ने बताई, उसके अलावा कुछ और वहाँ के लोगों ने, उन्होंने भी इसी तरीके के जिक्र किया। तो मेरा ख़्याल है ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट पहले भी था,
लेकिन मैडम हसीना की पॉलिसीज़ की वजह से पिछले कुछ सालों से बढ़ता गया। और जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि पिछले 2-3 हफ्तों में ये सिचुएशन डेवलप हुई, आई वुड से कि ये पिछले 2-3 हफ्तों में तो ज़रूर डेवलप हुई, लेकिन ये इसका फ्लैश पॉइंट था जबकि ये सिचुएशन, ये लावा पक रहा था बहुत सालों से। ठीक। और उसके पीछे ये जो कोटा सिस्टम है, ये तो पहले भी आया था, आज से कोई 3-4 साल पहले भी ये उठा था, लेकिन उस वक्त इतने हालात ख़राब नहीं हुए थे। बट ये इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि, और कोटा सिस्टम, फिर पहले स्टूडेंट्स खड़े हुए, वो ट्रिगर बन गया, लेकिन बैकग्राउंड उसका कुछ और था। लेट मी गो टू अदील मलिक साहब अगेन। तो डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कि इसके अलावा ज़रा बिल्डअप के ऊपर बात कीजिएगा। हमने तो ये समझा था कि मैं फिगर्स देख रहा था इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि आप पॉलिटिकल इकॉनमी को भी कवर करते हैं। तो हसीना वाजिद ने अभी उनके बेटे ने BBC को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि उनकी वालदा जो है वो सियासी तौर पर अब वापस नहीं आएंगी, वो बहुत हार्ट ब्रोकन हैं, उन्होंने बांग्लादेश के लिए इतना काम किया। इकोनॉमिक फिगर कोट कर रहे थे और हमने फिर इकोनॉमिक फिगर्स देखे। हमें GDP ग्रोथ को अगर आप एक मैयर ले लें तो कोविड का साल निकाल के 6% के ऊपर ग्रो कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम कर रही थी, तो मोमेंटम तो ठीक था। तो ये हंगामा जिस स्केल पर हुआ, ये तो काफी सरप्राइजिंग है। जी देखिए, इसमें दो बातें। जब भी मईशत तरक्की करती है तो एक नई क्लास जनरेट होती है कि जिसका एक इंटरेस्ट होता है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी हो और उनकी जो वॉइस है वो नेशनल डिसीजन मेकिंग में शामिल हो। तो इकोनॉमी बांग्लादेश की अच्छी चल रही थी, लेकिन जो कम से कम पिछले 2-3 सालों में कुछ मसाइल हुए हैं। एक तो ये कि जो एक्सपोर्ट की फिगर्स हैं और रिजर्व्स की फिगर्स हैं, वो गवर्नमेंट ने खुद उसको रिकग्नाइज किया कि वो ओवरस्टेटेड थी, यानी उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है बांग्लादेशियों के लिए, खासतौर पे यंग लोगों के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक काफी अरसे से उसके ऊपर डिबेट हो रही है। जो कोटा था जिसका अक्सर जिक्र किया जाता था, वो 2018 में रिमूव हो गया था, लेकिन जून में वो ओवरटर्न हुआ, हाई कोर्ट ने उसको ओवरटर्न किया, और जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी वो कोर्ट में नहीं गई उस फैसले के खिलाफ, जिसको लोगों ने समझा कि वो इसका मतलब है कि कोटे के हक में है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका हिस्सा है। लेकिन उसके साथ एक जो खास बात है जो हमें समझनी चाहिए, हमारे पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो आखिरी टाइम पे लोग निकलते हैं, उससे पहले बहुत ज्यादा कहानी खिचड़ी पकती रहती है। उसमें एक तो जो नासिर साहब ने जिक्र किया कि जो पेंट अप एंगर थी ना, कि एक इंस्टीट्यूशनल वॉइड, इदारा जाती खला क्रिएट हो रहा था बांग्लादेश में, कि पहले तो उन्होंने इलेक्शन लड़े और पूरी ऑपोजिशन को उन्होंने एक साइड पर लगा दिया, उनको शामिल ही नहीं होने दिया। फिर जितने इदारे थे, जुडिशरी, आर्मी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, उसमें अपने लॉयलिस्ट भर दिए, और फिर उसके बाद लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला कि वो अपनी ग्रीवेंसेस का इजहार करें। फिर उन्होंने पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा यूज की, और जब आप फोर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत सारी हलाकतें हुई, सिर्फ कल 64 लोग डेथ हुई, तो उससे फिर काफी ज्यादा इम्पैक्ट था। और फिर एक और मैं चीज आपको वेरी क्विकली मेंशन कर दूं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इसको कहा जा रहा है कि ट्विटर वाज द बिग पॉलिटिकल मूवमेंट इन बांग्लादेश रिसेंटली, और उसमें जो फॉरेन बांग्लादेशीज हैं उन्होंने अब लंदन में, ऑक्सफोर्ड में, न्यूयॉर्क में हर जगह प्रोटेस्ट हुए। और ये तो सोशल मीडिया का आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी, लेकिन बांग्लादेश में, दूसरे मुल्कों में भी, इवन अब US में इंतखाबात आएंगे, वहां पे भी सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि ये मोबिलाइज करने में। इस पे आते हैं कि इसको प्रोजेक्शन कैसे हुई, जरा वापस आइएगा। हिंदुस्तान का क्या इंटरेस्ट है? जो तारीख है वो तो है अवामी लीग की, और वो तो हमें समझ आती है, लेकिन मौजूदा हालात के तनाज़ुर में हसीना वाजिद जैसी प्राइम मिनिस्टर का मुल्क में होना हिंदुस्तान के लिए क्यों अहम था? तलत साहब, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले 3 हफ्ते में ह्यूमन लाइफ्स की लॉसेस हुए, वहाँ पे तकरीबन 300 से ऊपर लोग मारे गए, ये एक बहुत बड़ा सान्या है। ये एक ह्यूमैनिटी का लॉस हुआ है। ये बांग्लादेशी या बंगालीज़ जो भी वो लोग हो गए, और जिसके ऊपर मेरा ख्याल हम सब को बहुत दुख है और हमें दुख का इजहार करना चाहिए। और हम बांग्लादेशी अवाम के लिए और बांग्लादेश के लोगों के लिए, बांग्लादेश की आर्मी के लिए एक खैर सगाली और एक नेक ख्वाहिशात का पैगाम देते हैं। अल्लाह ताला करे कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी पीस आए, नॉर्मलसी आए और लोग खुशहाल हों दोबारा। अभी आपका क्वेश्चन कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, देखें, इंडिया का इंटरेस्ट तो बिल्कुल खुली किताब की तरह हेजमोनिक डिज़ाइन हैं उसके।
इंडिया क्या करता है अपनी नेबरिंग स्टेट के साथ, इंडिया पूरे साउथ एशिया में क्या करता है। जहाँ पे उसका बस चलता है, जिस कौम को वो दबा सकता है उसको दबाओ। पाकिस्तान से तो यही मसला है ना उसका, कि जी हम उसके दबाव में नहीं आते। तो यही चीज़ है कि बांग्लादेश के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो उसको अनफॉर्चुनेटली अपनी प्रॉक्सी बना के रखना चाहते हैं, एक सैटेलाइट स्टेट का दर्जा, सैटेलाइट स्टेट का दर्जा दे के रखना चाहते हैं। और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं पिछले काफ़ी सालों के साथ। बट कंसिडरिंग ये वाकयात हुई, इतनी कामयाबी तो नहीं है, लेकिन हसीना वाजिद की मौजूदगी में उनको लग रहा होगा कि वो बहुत कामयाब, बहुत ज़्यादा। ये इतने ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं। आज सुबह 7 बजे एक ढाका से किसी दोस्त ने मुझे एक मैसेज किया और उन्होंने कहा कि आज इट्स गोइंग टू बी द डे ऑफ लिबरेशन। तो मैंने कहा ठीक है, ये काफ़ी दिनों से लोग होपफुल हैं, शायद वो कोई ऐसा ही होगा। लेकिन ये है कि उसके बाद घंटों के अंदर जो सिचुएशन बदली, तो मेरा ख्याल है ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी बने। एंड आई मस्ट कमेंट बांग्लादेश आर्मी ऑल्सो, उन्होंने बहुत सेंसिबल काम किया, मुजाहरा किया। एक्चुअली उन्होंने एक बफर स्टेट क्रिएट किया, उनको मैडम हसीना वाजिद को एक सेफ एग्जिट किया। अब आर्मी चीफ जो स्टूडेंट रहनुमा हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि एक बहुत जवासाल किस्म की तहरीक है, उनकी ख़वातीन इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रही हैं और बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पर हिंदुस्तान, उन रियासतों में हिंदुस्तान को बड़ा मसला रहता है। तो हसीना वाजिद वो काम भी तो कर रही थी कि आपको हम सहूलत फराहम करते हैं या आपको, सो दे हैड अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एज वेल। यस, दे हैड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। फिर उनके ट्रेड रिलेशंस हैं, फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो उन्होंने उनको अपनी प्रॉक्सी स्टेट बनाया हुआ था, उनको अपनी एक सैटेलाइट स्टेट बना के रखा हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ द बांग्लादेश, मेरा ख्याल है मैडम हसीना, ये बांग्लादेशी लोगों का ख्याल है कि उनको इंडिया को पूरा फैसिलिटेट कर रही थी। इसके लेट मी गो टू प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर जरा ये बताइए कि सिंबलिज्म किसी भी हंगामे में बड़ा अहम होता है। ये सिंबलिज्म के जो उनका फाउंडर है उसके मुजस्मे को तोड़ना, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाना, उसके अंदर भी जो मुजस्मा लगा हुआ था शेख मुजीब का, उसको हाथ से पकड़ कर बाहर लेके आना, ये एक बहुत बड़ा सिंबलिज्म है। हाउ डू यू रीड दिस, व्हाट डज इट मीन? देखिए, ये मैसिव मोमेंट है, क्योंकि जो बांग्लादेश में एक खास तरह का कंसेंसस था पाकिस्तान के हवाले से, वो तो मौजूद है, आज भी मौजूद है। लेकिन जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है वो फिर आपको खराब करती है। जिस तरह मुर्सी साहब भी जब आए इजिप्ट में, तो शुरू में उनको सपोर्ट थी, लेकिन फिर जो ही उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की तरफ या ट्रांजिशन की तरफ कदम नहीं उठाया तो उनको पसपाई मिली। तो ये बहुत बड़ी जो फिगर्स होती हैं, जो बज़ाहिर आपकी आज़ादी की तहरीक में अहम रोल प्ले करती हैं, अगर आज़ादी के बाद वो एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बुनियाद नहीं रखती, अलायंसेज नहीं बनाती, तो उसके खिलाफ वो पुश बैक होता है। अब जाहिर है इसमें जो जमात इस्लामी के बहुत सारे लोग थे जिनको फांसियां दी गई, बहुत सख्त सजाएं दी गई, मुआशरे में इसका शऊर था कि ये दे हैव क्रॉस द रूबिकॉन, कि एक सोसाइटी में एक खास तरह की विच हंटिंग हो रही है। जो आम बंगाली है उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ठीक है, पाकिस्तान से हम अलहदा हुए, हमारी तहरीक थी, लेकिन हमारे अपने लोगों को जिस तरीके से आप बिन पुट इनटू द डॉग हाउस और उनको एक एक करके कत्ल किया जा रहा है और ख़ास तरीके से उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इसकी भी काफ़ी सेंसिटिविटी थी। और प्लस ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ये आपने जिक्र किया, बहुत अहम है कि जब आपकी बुनियाद ही आपकी सियासी जो उठान है उसकी बुनियाद अगर वायलेंस पे रखी हुई है, ग्रीवेंस पे रखी हुई है। और इन हंगामों के दौरान भी मैं देख रहा था कि हसीना साहबा ने पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान कार्ड खेलने की कोशिश की, और जब मुजाहिरीन थे तो उन्होंने कहा जी कि ये तो वो रजाकार हैं जो फैसिलिटेट किया करते थे पाकिस्तान को, तो उसके ऊपर और हंगामे फूट पड़े। क्या डिड शी नॉट रीड द रूम? मतलब इतने अरसे से वो ताकत में है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, और रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया है खातून प्राइम मिनिस्टर का, दुनिया भर में इससे लंबा किसी ने सर्व नहीं किया। डिड शी नॉट रीड द रूम? ये क्या हुआ? आई थिंक शी डेट द सिचुएशन, लेकिन शायद बाज़ का ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। एंड दूसरा ये है कि इंडियन बैकिंग इतना ज़्यादा थी और हिंदुत्व के लोग जो हैं वो उनको पूरा बैकअप कर रहे थे, एंड शी वाज क्वाइट और कुछ नहीं, रॉ उनको बता ही देती कि उनके अपने हालात क्या हैं, कम से कम यही बता देती उनको। आई थिंक टिल लास्ट मोमेंट वो उनको यही बताया गया कि कोई बात नहीं, हम सिचुएशन संभाल लेंगे। तो ये तो रहा कि एक पुराना तरीकाकार है। मैं प्रोफेसर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। उन्होंने सिंबलिज्म की बात की, तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मैं भी इस पर बात करूँगा। आज जो शेख मुजीब साहब का मुजस्मा तोड़ा गया
वो एक्चुअली एक मुजस्समा नहीं तोड़ा गया तलत साहब, वो एक आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ लोगों का एक्सप्रेशन ऑफ एंगर था। वो आइडियालॉजी जो 1972 और 1973 में आई थी बॉक्सल की शेप में, वन पार्टी रूल, तो मैडम हसीना वाजिद ने तो इनफैक्ट आस्ता आस्ता उसी पे चला गया था ना। जमात इस्लामी के लीडर्स जो 80 साल के 90 साल के जिन लोगों को फांसियां दी गई, कैद दी गई, पार्टी को बैन किया, जो है दूसरी जमात को, खालिदा ज़िया साहबा की जमात को, उसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया, बाकी छोटी जमातें उनको साइड लाइन कर दिया। तो जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को साइड लाइन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को साइड लाइन कर रहे हैं। और ये पब्लिक एंगर है, ये पब्लिक एंगर है, एक दो लोगों ने नहीं किया, नॉट एट ऑल, ये नई जनरेशन ने किया, नॉट एट ऑल। एंड फिर इसमें एक चीज़ और देखनी है ताला साहब, ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, यस पहले 2 हफ्ते में ये स्टूडेंट्स थे, लेकिन अगर आप पिछले 3 दिन के ऊपर इसको क्लोजली फॉलो करें, देखें, इंजीनियर्स थे, लॉयर्स थे, बीच में इवन सिविल सोसाइटी आ गई, पुलिस के लोग, सिविल सोसाइटी आ गई, पुलिस रिफ्यूज टू फायर, आर्मी रिफ्यूज टू फायर। तो ये एक पब्लिक एंगर था, एक पब्लिक प्रेशर था। तो मेरा ख्याल है इसके आगे हसीना वाजिद साहबा को जाना ही बनता था, और वो वी विश एंड होप कि जी अभी बांग्लादेश में इंशाल्लाह नॉर्मलसी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में टुवर्ड्स आपके पॉइंट से लेते हुए प्रोफेसर साहब 1 मिनट में बताइएगा, इसके बाद क्या लंबा मिलिट्री रूल, अभी तो वो बात कर रहे हैं सिविल सोसाइटीज़ के मेंबरान से, मुजाहिरीन के मेंबरान से, या क्विक न्यू इलेक्शंस? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में आर्मी में हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग हों कि जिनका इंटरेस्ट हो कि वो लंबा रूल करें, और अगर उन्हें यूएस की सपोर्ट मिलेगी तो शायद वो आ भी जाए, क्योंकि यूएस काफी खुश नहीं थे हसीना वाजिद की गवर्नमेंट से। लेकिन बांग्लादेश में जिस लेवल की मोबिलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, उनकी मिलिट्री के लिए एक ट्रांजिशनल रोल से ज्यादा लेना खतरे की घंटी होगी, उनके लिए अपने लिए भी मुश्किल होगा इसको सस्टेन करना। आई हैव टू लीव इट देयर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। आइए नाज़रीन, अब पाकिस्तान के हालात की बात करते हैं। DGISPR ने अपने वादे के मुताबिक फ़ौज की नुमाइंदगी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू किया हुआ है। पिछली मरतबा उन्होंने हमें बताया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब रेगुलरली किया करेंगे। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीबन तमाम शोबा ज़िंदगी के बारे में उन्होंने अपना मौक़िफ़ बताया। हम 9 मई के ऊपर बिलखुसूस फोकस किया, जो मेरे ख्याल में टॉप लाइन बनती है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि ना मौक़िफ़ उनका तब्दील हुआ है और ना होगा। हमारे पास इस वक्त सुमेरा खान मौजूद है, नुमाइंदा ख़ुसूसी समा न्यूज़, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, और बिलाल अज़हर कैनी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ को रिप्रेजेंट करें, उनका भी बहुत शुक्रिया। सुमेरा, स्टार्टिंग विद यू क्विकली, वो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, जिस तरह आपने पहले भी बताया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, लेकिन इस मरतबा जब मैं सब्जेक्ट्स देख रहा था तो काफ़ी वसी और रीज़ बातें की उन्होंने। मईशत, अवामी फलाह, पाकिस्तान फ़ौज, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इनिशिएटिव, बलोच यकजहती कमेटी, डिजिटल दहशतगर्दी, बलोचिस्तान स्मगलिंग और 9 मई। तो वो सरप्राइजिंग कि इतने बहुत सारे मौज़ूआत को उन्होंने टेकअप किया। बहुत शुक्रिया तले साहब, और ये यकीनन सरप्राइजिंग मेरे लिए इसलिए नहीं था क्योंकि हम ओवर द इयर्स यही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जब बॉर्डर्स की तरफ ट्रैवल करते हैं तो हम गाहे बगाहे इन पर रिपोर्टिंग करते रहते हैं कि पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया, जिसको मैं ट्रबल्ड एरिया भी बोलती थी जब तक वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे, वहाँ पर रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो साथ साथ क्लेंजिंग के शुरू हो चुका था, जिसको हम CBHT बोलते हैं, क्लियर बिल्ड होल्ड इन ट्रांजिशन के फेजेस के अंदर। अब वहाँ पर उन्होंने आज ये सारी तफसील एक मरतबा फिर बताई, और मैं ये सोच सकती हूँ कि आने वाले दिन भी ये तफसील बताई जाती रहेगी कि पाकिस्तान के जो अर्सवाइल फाटा के इलाके हैं या न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स जिनको बोलते हैं, वहाँ पर फ़ौज अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़कर काम कर रही है, तरक्याती। उसमें एजुकेशन, हेल्थ सरे फहरिस्त हैं, जैसे आपने बताया। वहाँ पर यूथ की बिल्डिंग की कैपेसिटी बिल्डिंग पर बहुत काम हो रहा है। एजुकेशन ख़ास तौर पर टारगेट है, और यहाँ पर उन्होंने उनसे सवाल भी इस हवाले से हुआ कि फ़ौज फलाही काम क्यों कर रही है, तो उन्होंने उसके ऊपर एक जुमला कहा कि आग लगाने वाला सिर्फ ये पूछता है सवाल कि आग बुझाने क्यों आए हो, जो आग बुझाना चाहते हैं वो कभी भी ये सवाल नहीं पूछेंगे। तो फौज दुनिया भर की तमाम अफवाज की तरह फलाही काम कर रही है, और उसमें उन्हें कोई आर नहीं है कि वो कोई भी मुश्किल। अच्छा, 9 मई को बताएगा, 9 मई पे उन्होंने अपना स्टैंड रीट्रेट किया। 9 मई के ऊपर बहुत कैटेगोरिक थे, वो क्या कहा उन्होंने 9 मई पे?
जी बिल्कुल, टू माई सरप्राइज ही वॉज वेरी फोकस्ड इन वन लाइन, ही जस्ट फिनिश्ड इट ऑफ। उनसे सवाल किया गया कि 9 मई का जो ये हो रहा है और उसके अंदर तमाम तर लोग, तो उन्होंने कहा डील की भी बात आई, उसके ये भी बात उठाई गई कि क्या आप लोग कोई डील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी आप 7 मई को जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आप उसको देख लीजिए। और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि जो हमारा स्टांस 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था आज भी वही है, और इससे ज्यादा उन्होंने बात नहीं की। ही वाज वेरी कैटेगोरिकल इन दैट सेंस। stay with me on this। तो जरा हम बिलाल साहब से पूछते, बिलाल साहब ये सारी बातें तो हुकूमत को करनी चाहिए। हुकूमत ये सिविलियन एजेंडा है, नो दैट कि आर्मी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिविलियन एजेंडा है। जी बिस्मिल्लाह साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए बिल्कुल हमारी हुकूमत ये बातें करती है और हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपके शोज़ में भी, प्रेस टॉक्स में भी, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के अपने खिताब काबीना में हो, वी से द सेम थिंग। तो मैंने भी आज कुछ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी और उसमें ऑन 9th में जिस तरह जो मुझे याद है उन्होंने कहा कैटेगोरिकली कि ना कुछ बदला है उस हवाले से फ़ौज की तरफ से और ना ही कोई बदलेगा। तो देखिए इट वॉज़ वेरी कैटेगोरिक और हुकूमत का भी ये स्टांस है। हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर ये कहती है कि अब आप खान साहब की मिसाल ले लें, वो कहते हैं कि जी जानवर न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, फिर चंद दिन पहले कहते हैं न्यूट्रल हो जाएं, फिर कहते हैं अगले ही दिन के मुज़ाकरात के लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर लें। तो ये मुज़ाकरात का जवाब मिल गया उनको, उनने फ़ौज को ही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर लें। तो आपके ख्याल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मुज़ाकरात वाली की बात थी, वो देखिए वो तो यूनिलैटरल खान साहब की कोई समझ नहीं लगती। एक दिन उनने गला पकड़ा होता है, एक दिन आप अपने सोशल मीडिया ट्रोल्स के तहत आर्मी चीफ और जवानों के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन करवा रहे होते हैं और उनके ऑफिशियल अकाउंट से आपके शो के अंदर यू हैव हाईलाइटेड दिस कि इट इज़ नॉट इवन हिडन, इट्स नॉट इवन थ्रू प्रॉक्सीज, PTI के ऑफिशियल अकाउंट्स करते हैं। अगले दिन आप ऐसी बातें करते हैं, तो मैंने नहीं केस, मैं तो समझता हूँ उनको अपनी खैर उनकी जहनी कैफियत। लेकिन आपको ये मामला क्लोज भी करना, देखिए 9 मई का मामला बहुत लिंगर ऑन कर गया। जो हुकूमत वक्त है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो मुल्ज़मान हैं अगर वो मुजरिमान साबित करना है तो आपने फिर केस बनाने हैं, फिर आपने आपसे मुराद आपके इदारों ने केस बनाने हैं, फिर आपने उनको प्रोसिक्यूट करना है। देखिए जिसमें दो चीज़ें तलत साहब, एक तो यकीनन अगर कोई प्रोसिक्यूशन के अंदर वीकनेसेस हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, और अगर कोर्ट्स के अंदर भी मामला बिलावजह लिंगर करें तो ये भी होने चाहिए। अब आपने देखा है कि ये I mean the convictions should have come sooner for crimes that are there evident on TV। आप देख लीजिए 2 दिन पहले जो राइट्स यूके में हुए हैं, आपने यूके के प्राइम मिनिस्टर का बयान देखा, उसने ही सेड दिस कैटेगोरिकली, उसने कहा जी इसके खिलाफ एक्शन भी होगा, इसके खिलाफ कन्विक्शंस भी होंगी। यहाँ पे अगर आप कह दें कि कन्विक्शंस होंगी तो यहाँ पे लोग बोलने लगे थे आप कौन होते हैं कन्विक्शन देने वाले। बिल्कुल कन्विक्शन के बारे में बात करनी चाहिए, जहाँ पे कन्विक्शंस करवानी चाहिए जी बिल्कुल, एंड द ओनस आल्सो लाइज ऑन द जुडिशरी एंड द लोअर कोर्ट्स फॉर दिस। देखिए जहाँ पे इल्तवा का शिकार केसेस हो रहे हैं, यकीनन कुछ उन जगहों पे प्रोसिक्यूशन की भी केसेस भी थे जिसकी वजह से सेहत जो इल्जामात किया उसके ऊपर शक होने लग गया। एक शख्स जो है उसके ऊपर 50-50 केसेस, 60-60 केसेस, मतलब ये जितना मेस है जिसको बार बार हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुनते हैं 9 मई, उन्होंने तो स्टैंस क्लियर कर दिया, लेकिन आपने उसको क्लोज भी करना है। जी देखिए यकीनन जहाँ पे अगर कोई प्रोसिक्यूशन की तरफ से वीकनेसेस हैं वो होनी चाहिए, जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, मगर जिसने ये जुर्म किया है और ये संगीन जराइम है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आपने कोई तड़ी मार दी इस पर माफ़ी मांग लें। ये संगीन जराइम है जिसका शायद उनको अंदाज़ा उस दिन भी था, और अगर नहीं था फिर भी ये सज़ा से बचना नहीं चाहिए, बिकॉज ये वो आप दरवाजे नहीं खोल सकते। बहरहाल मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि दीज कन्विक्शंस शुड कम, दे शुड हैव कम मच सूनर एंड दे शुड कम नाउ। ये इसमें कोई अगर प्रोसिक्यूशन की वीकनेसेस हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि किसी शख्स के खिलाफ अगर बेगुनाह है, अंदर है, उसको नहीं सज़ा मिलनी चाहिए, मगर जिन्होंने जराइम किए हैं, मुझे लगता है कि इस सारी प्रोसेस की डिले की आड़ के अंदर सही जुर्म करने वाले भी दे आर ट्राइंग टू फाइंड कवर और वो इससे बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये 9 मई की बात, बिल्कुल हमें भी अक्सर कहा जाता है कि आप 9 मई करते रहते हैं, बिल्कुल करते रहते हैं और करते रहेंगे। और मैं ये इस चीज़ की निशानदेही करना चाहूँगा कि 9th में जो है ये वाहिद PTI का इंसिडेंट ऑफ वायलेंस नहीं है, ये इंतहा जरूर है मगर इब्तदा नहीं थी। एक तवील इनकी एक हिस्ट्री है जिसकी तफसील में मैं, लेकिन इसके साथ आप उनके साथ बात भी करना चाहते हैं और उनके साथ हाथ भी मिलाना चाहते हैं, उनको डायलॉग की ऑफर भी आपकी जमात की तरफ से होती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप टू सेपरेट थिंग्स, बराबर आप कर लीजिए। आई टेल यू, मेरा ये है कि आप उसको फौज की तरफ से बड़ा वाज़ेह आ रहा है, उनके ज़हन में कोई अभाम नहीं है, जैसा सुमेरा ने बताया कि 2 लाइन के अंदर उन्होंने कह दिया जी कि ये तो हमारा मौक़िफ़ तब्दील हुआ ही नहीं, लेकिन आपके यहाँ पर काफ़ी एम्बिग्युइटी। अब मैं आपको बताता हूँ जी, कोई एम्बिग्युइटी नहीं जी, कंप्लीट क्लैरिटी है। चाहे 9th में हूँ, चाहे खान साहब कहें कि मुझे मेरे जराइम को छोड़ के मुझे जेल से बाहर निकाल दें या मुझे इस तरह का NRO दे दे, इसके ऊपर किसी किस्म के ना कोई मुज़ाकरात की बात कर रहा है, ना सियासी सतह पे, ना आपने आज DGISPR से सुन लिया कि वो जो खान साहब ही यूनिलैटरल बात करते उसका जवाब भी मिल गया। अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एज पोलिटिकल फोर्सेस हम आपका एक जो वजूद है पार्लियामान के अंदर हम उसको तस्लीम कर रहे हैं
और हम कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री उस कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में रहते हुए आप कौमी इश्यूज़ के ऊपर बात करना हमारा फ़र्ज़ है। हम आपको एज ऑपोजिशन वहाँ पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तस्लीम करते हैं, आप स्टैंडिंग कमिटीज़ में अपना किरदार अदा करें, आप कौमी नेशनल इश्यूज़ के ऊपर आपकी खैबर पख्तूनख्वा में एग्जीक्यूटिव की हुकूमत है, हमारी जिम्मेदारी है कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कौमी इश्यूज़ के ऊपर डील करे सियासत से और ज़ातियात से बालातर होकर। ये हमारी सियासी जिम्मेदारी। उस हद तक बिल्कुल हम समझते हैं कि सियासी डायलॉग और वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, मगर दूसरे इश्यूज़ के ऊपर 9 मई के ऊपर खान साहब के कोर्ट केसेस के ऊपर आप कहें कि हमें छोड़ दे और हम बात करेंगे, इट कांट बी लाइक दैट। अच्छा, कांट बी लाइक दैट। जरा आप बताइएगा सुमेरा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कभी कभार हुआ करती थी तो तब तो ठीक है कि आप बहुत सारा मवाद था, आप उसके ऊपर बात कर सकते थे और तवक्कुआत वक्ती तौर पर बिल्ड होती हैं, फिर उसके बाद एक स्मूथ आपके पास फेज़ आता है, कुछ बयान वगैरह नहीं होता, ना उसका तज्जिया होता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवातर होंगी तो बार बार ये सवाल होंगे कि जी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने 9 मई का जिक्र किया था, 7 दिन के अंदर उसके ऊपर क्या हुआ, फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। तो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो फौज बार बार दोहराएगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और हुकूमत बार बार कहेगी हम इत्तेफाक करते हैं, कहीं ना कहीं तो इसको क्लोज करना होगा। उसके ऊपर कुछ बात हुई कि उनके ज़हन में कोई डेडलाइन है कि 3 महीने में करना है, 4 महीने में करना, क्या? तलत साहब, गैर रस्मी गुफ्तगू जो होती है उसको तो शायद एक मैं अगर ज़राए से DGISPR ना भी सही, अगर कुछ और मिलिट्री ऑफिशियल्स को हम ज़राए से कोट कर सके तो ये बात तो बड़ी तय है कि उन्होंने 9 मई को माफ़ नहीं करना। 9 मई का किसी किस्म का उसके ऊपर माफ़ी तलाफ़ी की कोई गुंजाइश है नहीं। अगर उसको किसी एक वेल ऑन शेप में मांगा जाए कि ठीक है आप मुझे इसमें बगैर माफ़ी मांगे छोड़ दें, बाकी फिर मैं आके देख लूँगा, उससे बड़ा एक स्ट्रिक्ट स्टांस है जो कि नहीं छोड़ा जाएगा। और आज भी वो क्लियर हुआ। इससे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसमें बड़ी तफसील से बात हुई थी, बल्कि उसमें तो DG की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप दोबारा भी देखिए तो उसमें क्रिमिनल जस्टिस की भी बात हुई थी कि वो बहुत फेलियर की तरफ है। क्रिमिनल जस्टिस अगर ठीक होता तो 9 मई वालों को वैसी सजा मिलती जैसी कैपिटल हिल वॉशिंगटन पे चढ़ाई करने वालों को मिली। फौरी एक्शन हुआ, UK में हुआ, अभी रिसेंटली जो कुछ और इंसिडेंट्स हुए उसके ऊपर अवाम एक्शन में आई, खुद प्रोसिक्यूशन एक्शन में आई, तो उनको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। तो मेरा ख्याल है इशारे और आशारिये जो हैं वो बहुत वाज़े जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर, क्योंकि ना सिर्फ जुडिशल सिस्टम से टेररिस्ट छूट रहे हैं बल्कि वो तमाम लोग जिनको कैफर किरदार तक पहुंचा के इस चैप्टर को ख़त्म कर देना चाहिए था, लिंगर ऑन हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि इसमें काफ़ी हद तक जो है वो जुडिशरी की तरफ भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो आपका सोल्यूशन क्या है इस इंसाफ के निज़ाम के बारे में जो आपकी रिव्यू पिटिशन कोविड डिले कर देता है बज़ाहिर, जिसके अपने जज साहिबान जो डिसेंटिंग नोट लिखते हैं तो डेवास्टेटिंग डिसेंटिंग नोट लिखते हैं, जिसके अंदर से फ़ौज के मुताबिक दहशतगर्द जो उनके और हमारे जवानों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, वो भी छूट जाते हैं, क्रिमिनल छूट जाते हैं 9 मई वाले। सो आपका सोल्यूशन क्या है? आर यू ट्राइंग टू फिक्स इट कि क्या है? जी देखिए, बिल्कुल ये तो जिस तरह फ्रैंकली हमारा जुडिशल सिस्टम के रिफॉर्म्स जो हैं ये उतने ही अब अर्जेंट हो गए हैं जितनी हम मईशत की बात करते हैं कि वी कैन नो लॉन्गर डिले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। उसमें दीगर चीज़ें अब आपने देखा, फॉर एग्जांपल स्मॉल विंस बट द वर्क दैट नीड्स टू बी डन इज अ लॉट बिगर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल देख लीजिए, जिससे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द बेंच फॉर्मेशन या सो मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ, एक छोटा सा मुझे लगता है आपको गले पड़ गया वैसे प्रैक्टिस। नहीं देखिए, पुराने वाला निज़ाम होता ना तो फिर आप वो एक इंस्टीट्यूशनल बात थी, इट इज़ नॉट इंसिडेंट स्पेसिफिक। मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह का निज़ाम, दिस इज़ व्हाट सूट्स, दिस इज़ व्हाट मेक्स इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्गर। इसी तरह आगे उस दिन मैंने देखा शायद कि एक जज साहब ने कोर्ट में बात की और मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि यहाँ पे ये जो आपके सीरियल पिटिशनर्स हैं जो इंसाफ लेने के बजाय इंसाफ को डिले करने के लिए जानबूझ के पिटिशंस करते हैं, और कोर्ट्स को अब इंसाफ लेने के बजाय इंसाफ को डिले करने का एक मामले को डाउन द रोड सालों साल धक्का देने के लिए एक क्रिमिनल जस्टिस, जब आपके सामने खुद कहा कि आपको नजर आ रहा है एक जुर्म हुआ है जी, और आपको पता है कितना बड़ा जुर्म है, फौज जो है हर लेवल के ऊपर, आर्मी चीफ के लेवल के ऊपर, फॉर्मेशन कमांडर्स के लेवल के ऊपर, कोर कमांडर्स के लेवल के ऊपर, और अब तमाम सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हुए DGISPR हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जब बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस वीक है, तो व्हाट इज योर सोल्यूशन टू दैट? आई थिंक जी वी हैव टू जस्ट सी व्हाट द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस आर। इसमें जुडिशरी विल हैव टू टेक द ओनर्स। जज साहिबान जो वहाँ पे बैठते हैं, बार्स हैं, वकला हैं, दे विल हैव टू पुट देयर हेड्स टुगेदर। वी हैव टू सी व्हाट्स वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड, नॉट रिक्रिएट द व्हील, बट वी हैव टू फाइंड अ वे कि आप इस क्रिमिनल सिस्टम के अंदर देखिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने इन क्राइम्स की बात की तो सीरियस क्राइम्स है। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि गल्फ के अंदर जो आपकी फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, जहाँ पे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आके वहाँ पे एसेट्स भी लेके आए, ऑफिस भी लेके आए, वहाँ पे केसेस का डिस्पोजल इज मैंडेटरी कि 2-3 महीने के अंदर होना ही होना है।
Once an arbitration anything comes to court, it has to be disposed of. So ये चीज़ें दुनिया में practically हो रही हैं, वो भी complex मसाइल होते हैं, वहाँ पे भी evidence पेश करना होता है. So I think we have to find out whether it is a human shortage issue, whether it is a procedural issue. इन सब चीज़ों को बैठ के, हाँ, this is one of those issues जिसके ऊपर क्रॉस पार्टी बैठ के, आप स्टैंडिंग कमिटीज पार्लियामेंट में मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज मौजूद हैं, इन चीज़ों को हमें मिलकर रिजॉल्व करना होगा. बट ये नाव में के जराइम नहीं, वी कांट स्वीप देम अंडर द कारपेट. टाइम इज नॉट अ हीलर इन दिस. वी हैव टू सेट अ प्रेसिडेंट के इस तरह के जराइम जो है दे आर अनपार्डनेबल. वो तो खैर जी, ISPR इज़ वेरी क्लियर ऑन दैट. अगर किसी ने कोशिश की भी तो फौज की तरफ से कम ये कोशिश कामयाब नहीं होती हुई आपको नजर आएगी. बट यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव और इस मामले को फिक्स करने की ज़रूरत है. प्रोग्राम नाजरीन हमारा जारी है. आए नाज़रीन, हम आपको अब लंदन लिए चलते हैं. यूके में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुकीम है. सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, दुनिया भर से वहाँ पे नेशनलिटीज़ मौजूद हैं. पिछले चंद दिनों में यूके के एक हिस्से में नस्ल पर मबनी फसादात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हंगामे फूट पड़े. मामला ज़ाहिरन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़े का था, जिसके अंदर 3 बच्चियों का कत्ल हुआ. एक लड़का उसमें पकड़ा गया, 17-18 साल उसकी उम्र है. उसकी शनाख्त के बारे में पुलिस ने अपनी रवायत के मुताबिक मालूमात मुकम्मल फराहम नहीं की. ये उनका वहाँ पर कानून और कायदा है, जिसको दाहिने बाजू वाली तंजीमों ने बुनियाद बनाकर मस्जिद पर हमला कर दिया और उसके बाद हंगामे फूट पड़े. जो वहाँ की हुकूमत है, नए नए वज़ीर आज़म आए हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टैंड लिया है. लेकिन ये ख्याल किया जा रहा था कि ये हंगामे रुक जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ शहरों से इसकी रिपोर्ट आ रही है. तो हमें मुर्ज़ा अली शाह ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी तज़कियाकार लंदन से. उनका शुक्रिया अदा करते हैं. मुर्ज़ा, कुछ पस मंज़र मैंने बताया, ज़रा ये बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ ये किस जगह पर हुआ, और जब ये हुआ तो क्या किसी ने सोचा था कि इसके ऊपर इस तरह के हंगामे बनेंगे, 167 अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हो जाएंगे और मुल्क के वज़ीर आज़म को इसके ऊपर बयान देने की ज़रूरत महसूस होगी, और ये कि लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कहीं हंगामे फैले तो फ़ौज तो नहीं हमें बुलानी या नहीं बुलानी. जी तलत साहब, जो फसादात हुए इनका आगाज़ हुआ साउथ पोर्ट में, जहाँ 3 बच्चों को कत्ल किया गया. और जो जैसे आपने कहा कि वहाँ पे जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी उसको पुलिस ने सिर्फ इसलिए उस वक्त रिलीज़ नहीं किया चूँकि जो अटैकर था वो 17 ईयर्स का था. और उसमें जो डिले हुआ उसकी बुनियाद पर जो फार राइट ग्रुप्स हैं, जो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तानी और इस्लामोफोब ग्रुप्स हैं, उन्होंने सबसे पहले ये ट्विटर पर यह खबर चलाना शुरू की कि वो जो 17 साल लड़का है ये कि वो मुसलमान है, और ये कि वो गैर कानूनी तरीके से यूके आया था और हमारे जो वो पैसे यहाँ पे आके खा रहा है, और ये कि वो एक इलीगल इमिग्रेंट था जिसने उसी तरह एक जो इंग्लिश बच्चों को मारा है जिस तरह के बहुत सारे मुसलमानों ने इससे पहले ज़्यादतियाँ की हैं. और जो एको चैम्बर है जो ट्विटर का और जो एक्स का, वहाँ से ये सारी बात स्टार्ट हुई. उस चीज़ को चेक नहीं किया गया. लेकिन जो फसादात जो सबसे पहले जहाँ साउथ पोर्ट है वहाँ पर शुरू हुए, जिसमें वहाँ पर जो मुकामी मस्जिद थी उस मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ. और जब उस मस्जिद से अटैक पे पहले ही यहाँ पर जो कोर्ट में उसका नाम ले लिया गया और ये क्लियर हो गया कि जो अटैकर था वो एक्चुअली उसके माँ बाप रवांडा से हैं, वो मुसलमान भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है, क्रिश्चियन है, और ख़ुद वो एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था. लेकिन ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने फसादात किए उनके लिए मैटर नहीं करती, चूँकि उनका जो एजेंडा कुछ और था, चूँकि वो एंटी इमिग्रेशन है. और उनको इस वक्त तलत साहब यहाँ पे जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं यहाँ पर, और जब छुट्टियाँ होती हैं आपको याद होगा यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट गर्मियों की छुट्टियों में होते हैं. ऐसे फसादात सबसे ज़्यादा गर्मियों की छुट्टियों में ही होते हैं, चूँकि उस वक्त जो बहुत सारे पेरेंट्स भी घर पर हैं, बच्चे भी घर पर हैं, और यहाँ पर जो फुटबॉल हुलिगन्स हैं, जो रेसिस्ट हैं, उनको गर्मियों के मौसम का इंतज़ार रहता है. लेकिन जिस तरह से इस जो पूरा वाक़या हुआ उसको जिस अंदाज़ में ये जो आगे बढ़ा है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कोबरा मीटिंग हुई आज, जहाँ बरतानवी वज़ीर आज़म ने, कोबरा मीटिंग सिर्फ उस वक्त बुलाई जाती है जब नेशनल एमरजेंसी हो, जब एक सिविल वॉर की सिचुएशन हो या बरतानिया को इमिनेंट टेररिज्म का ख़तरा हो. ये उस पैमाने पर पिछले 7 दिन में चीज़ें उस लेवल पर चली गई कि जहाँ वज़ीर आज़म जहाँ की होम सेक्रेटरी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ये समझती हैं कि जो फार राइट एक्सट्रीमिज़म है, जो गोरू के जो नस्ल प्रस्त ग्रुप है, उनकी तरफ से अब बरतानिया की सलामती को ख़तरा है. और ये भी तलत साहब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो ख़तरा है जिसके बारे में बार बार वार्निंग दी जा रही थी मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की तरफ से बरतानवी हुकूमत को, पिछली टोरी हुकूमत को जो 15 साल जहाँ पर रहे, उस वक्त की इंटेलिजेंस सर्विसेज को, कि बरतानिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये लोग बन चुके हैं. मुसलमान नहीं है या कोई इस्लामिस्ट ग्रुप्स नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ थी जो एलिफेंट इन द रूम, जिसके ऊपर इससे पहले किसी ने अटेंशन नहीं दी. और ये अचानक ये नहीं हुआ, ये
मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, पॉलिटिक्स में जो इस्लामोफोबिया है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और रेसिज्म है, उसको बाकायदा तौर पर प्रमोट किया गया, उसके नाम पर वोट लिए गए और उसका नतीजा ये है कि अब बरतानवी हुकूमत, जो लेबर हुकूमत आए हुए चंद दिन हुए, उनको एक इतनी बड़ी लेगेसी मिली है कि वो कोबरा मीटिंग बुला रहे हैं कि इस पूरी थ्रेट से किस तरह से डील किया जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो दाने बाजू की जमात है, ये क्या मुनज़्ज़म अंदाज से, अभी तो इंतखाबात हुए हैं, इसके अंदर इन्होंने कुछ कारकर्दगी दिखाई, तो ये जो हंगामे हैं क्या ये सियासी वजूहात की बुनियाद पर फैलाने की कोशिश की जा रही है? इनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, इस पर अगर आप रोशनी डालें तो। जी तलत साहब, ये सारा कुछ सियासी है, सियासी मकासद के लिए। देखिए, ये पूरा जो मुसलमानों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, पाकिस्तानियों पर हमले हुए हैं, जो ब्लैक्स हैं उनके ऊपर हुए हैं, जो बाज़ केसेस में जो इंडियंस हैं उनके ऊपर भी हुए हैं, और ये है सारी सियासत। लेकिन इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, और वो ये है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, फॉर एग्जांपल टॉमी रॉबिन्सन है, जो इससे पहले जो इंग्लिश डिफेंस लीग एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो फार राइट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो अभी वो जो इस वक्त वो जो एक्टिव नहीं है, लेकिन ये सारे वो लोग हैं, इनको अब किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये सारे लोग जो इस वक्त राइटिंग कर रहे हैं, ये ख़ास जो एक सियासी नज़रिया लेकर चल रहे हैं, और वो नज़रिया है, ये एंटी इस्लाम है, ये एंटी पाकिस्तान है, ये एंटी इमिग्रेंट है। देखना ये होगा कि जो लोग हैं कौन, टॉमी रॉबिन्सन जो पहले इंग्लिश डिफेंस लीग में होता था, कन्विक्टेड क्रिमिनल है वो, और उसके बहुत सारे केसेस में उसकी जो बाकायदा तौर पर फंडिंग पिछले अरसे में हुई है, वो इसराइल की बात NGOs ने की है। वो इस वक्त भी यहाँ पर जो ट्विटर पर बैठकर उसने ये पूरे फसादात करवाए। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो इस वक्त एक साइप्रस में, वहाँ पर एक 5 स्टार जगह पर अपनी फैमिली को लेकर हॉलीडेज़ कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आई हैं कल सामने। और अब यहाँ का मीडिया जो टॉमी रॉबिन्सन को हीरो बनाता था, वो क्वेश्चन कर रहा है कि उसने हमारे बच्चों को आगे कर दिया लड़ाई में, अब उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। इस वक्त तक तकरीबन 200 तक लोग हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं, 250 से 300 और लोग हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, पुलिस छापे मार रही है। ये सारा जो, और फिर जो 9/11 के बाद और 7/7 जो बॉम्बिंग्स हुई थी, उसके बाद जो रेसिज्म है और इस्लामोफोबिया, उसको मेन स्ट्रीम किया गया, उसको नॉर्मलाइज किया गया। और यहाँ पर 2 चैनल्स हैं, एक GB न्यूज़ और एक टॉक TV है, वहाँ पर फुल टाइम डेली मेल जैसे अखबार हो गए, सन, वो फुल टाइम बेसिस पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ पर नफ़रत उबारते रहें। और इन सारी चीज़ों ने कंबाइन किया है इन फसादात के पीछे। और जो पिछले इलेक्शन हैं, जो अब से सिर्फ चंद वीक्स पहले हुए हैं, उसमें एक नई पार्टी सामने आई, रिफॉर्म पार्टी, जो नाइजल फराज की पार्टी है। रिफॉर्म पार्टी ने टोरी पार्टी को हराना में अहम किरदार अदा किया, और जो रिफॉर्म पार्टी है उसका जो बुनियादी एजेंडा ये एंटी इमिग्रेशन और एंटी इस्लाम पार्टी है। उसने इस वक्त पार्लियामेंट में तो उसकी सिर्फ 5 सीटें हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि उसके तकरीबन 6 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने उसको वोट दिए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ओवरऑल अगर 6 मिलियन लोग एक ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हैं जिनके बारे में उनको पता है कि वो एक रेसिस्ट पार्टी है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या एटीट्यूड पाया जाता है। और जो जितने भी लोग ये फसादात में इन्वॉल्व थे, उनकी अक्सरियत वो है कि उन्होंने लास्ट इलेक्शंस में उन्होंने रिफॉर्म पार्टी को वोट दिया है। और बिल्कुल आखिर में बताइएगा, आप तो तमाम कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं और सहाफ़ी वैसे भी घूमते फिरते हैं, तो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, क्या उनको किसी किस्म का कोई ख़दशा या खौफ तो नहीं है? अभी तो मैं देख रहा था बहुत सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन ज़ाहिर है अगर एक मरतबा इस तरह का वाक़या हो जाए तो कॉपी कैट वाक़यात जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो सेंटिमेंट है वो क्या है? जी तलत साहब, बरतानिया में तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान आबाद है, और उसमें जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो कश्मीरी और पाकिस्तानी है, जो फेथ ग्रुप्स हैं उनमें। अब सबसे बड़ा जो टारगेट जो बने हैं इस वक्त तक, वो पाकिस्तानी बने, चूँकि जिन भी एरियाज़ में ये फसादात हुए, एक ऐसी मस्जिद थी जो टर्किश मुसलमानों के एरिया में थी, बाकी जितनी भी, चाहे वो मिडल्सबरा में हो, रोदरम में और दूसरी जगहों पर अटैक्स हुए, वो सारे एरियाज़ वो हैं, चाहे ब्लैकबर्न में हो कि जहाँ पर पाकिस्तानी या इंडियन मुसलमान ज़्यादा है, जहाँ पर बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में अब तक जो मुजाहरे हुए हैं, वो जो रेसिस्ट ग्रुप्स ने अब तक तकरीबन 30 मुजाहरे किए। उन जो 30 मुजाहरे, उनमें से तकरीबन 25 जो उन एरियाज़ में किए गए जहाँ पर पाकिस्तानियों की ओवरऑल जहाँ पर बड़ी तादाद में आबाद है। अब जो आप उस हिसाब से देख लें तो सबसे बड़ा जो निशाना है वो पाकिस्तानी बनते हैं। लिहाजा यही वजह है कि जो ओवरऑल अगर आप देखें तो मुख्तलिफ एरियाज़ में जो मुख्तलिफ जो प्रोमिनेंट इवन पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कहा है कि उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को कहा है कि वो बाहर ना जाए। लंदन में हालात बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि लंदन एक मल्टी कल्चरल एरिया है, यहाँ पर पूरी दुनिया यहाँ पर आबाद है, यहाँ पर वो वाला रेसिज्म का लेवल नहीं है। लेकिन बाहर जो गाँव हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पर
जो इंग्लिश कम्युनिटी रहती है, और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहाँ पर वर्किंग क्लास इंग्लिश कम्युनिटी है और वर्किंग क्लास जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, जो एथनिक माइनॉरिटीज़ है, वहाँ पर हालात ख़राब हैं। ये सारा कुछ तलत साहब एक फ़ेक न्यूज़ की बुनियाद पर हुआ, और अगर जिस मुल्क में फ़ेक न्यूज़ को ये ट्विटर की वजह से, मेनली ट्विटर की वजह से हुआ, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नुकसान कितना हुआ। लेकिन जहाँ तक मुसलमान कम्युनिटीज़ का ताल्लुक है, वो अप एंड डाउन द कंट्री वो बहुत फेयरफुल है, और वो ये फसादात को तो गवर्नमेंट डेफिनेट लग रहा है कि काबू पा लेंगे, लेकिन उनको ख़तरा ये है कि जिस तरह का जो एक सस्पेक्ट बन चुका है, जो हेट्रेड और नफ़रत का जो लेवल आ चुका है ऑनलाइन, और जो अब लोगों के फ़ोन्स पर जा चुका है, लोगों के घरों में देखा जा चुका है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वीडियोस सामने आई हैं जिसमें यहाँ पर एक रेशियल वर्ड है जिसको हम कह भी नहीं सकते, पाकिस्तानियों के हवाले से बोला जाता था। वो लोग नारे मार रहे थे, लोग कह रहे हैं कि इनको मार दो, कत्ल कर दो, निकाल दो अपने मुल्क से। इस और बाज़ केसेस में माएँ हैं जिन्होंने अपने साथ 7-7, 8-8 साल बच्चे हैं, उनको साथ ले गए ये कराने के लिए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मकामी वहाँ पर जो लंदन से बाहर की कम्युनिटीज़ हैं, और ख़ास तौर पर जहाँ बहुत कम तादाद में मुसलमान आबाद हैं, वो उनका क्या सोच रहे होंगे कि इस वक्त वो किन हालात से गुजर रहे हैं। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, ये आपको यूके के हालात हम बता रहे थे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।